Hello guys, welcome to Dr. BPSC. In this lecture, we are going to discuss BPSC Assistant Engineers Examination questions. These questions are related to general studies. There have been 15 questions and the exam was held on 18 July 2025. Let's see these questions. Questions को हम लोग एक एक करके देखेंगे. ध्यान रखें कि ये प्रश्न जनरल स्टडीज से जुड़े हुए थे और ये प्रश्न जो है हमारे 71वीं बीपीएससी में बीपीएससी कमीशन के माइंडसेट्स को जानने का एक तरीका हो सकता है. तो आइए प्रश्नों को देखते हैं और इसे थोड़ी ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे. ध्यान रखें कि कुछ प्रश्न जो हैं वो कोर टेक्नोलॉजिकल फील्ड के हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, उसको स्किप करते हुए चलेंगे, सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे उसके. चलिए तो देखते हैं पहले प्रश्न को. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1932 में किया था. तो जहां तक आपको पता होगा कि दांडी मार्च का नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन ये 1932 में नहीं बल्कि 1930 में हुआ था. ठीक है, और 12 मार्च 1930 से लेकर 6 मार्च 1930 तक महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी. ये 240 मीलों का यात्रा था और साबरमती से दांडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा था. तो ध्यान रखेंगे पहला स्टेटमेंट गलत है. वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था. तो हमसे इस प्रश्न में सही कथन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे ओनली 2 ही सही उत्तर होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए है. ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. अगला प्रश्न कह रहा है पोलावरम परियोजना. ठीक है, तो पोलावरम परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है. ध्यान देंगे कि ये पोलावरम परियोजना जो है ये बजट 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था. ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है. ठीक है, तो पोलावरम परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और ये गोदावरी नदी के ऊपर इसे बनाया जा रहा है. तो ध्यान देंगे पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश का एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एएलयू का पूर्ण रूप है. तो ध्यान देंगे कि एएलयू जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. ठीक है, अंक गणितीय तर्क इकाई. ये सीपीयू का एक भाग होता है और इसका काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिक से संबंधित कार्य करना. तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. चौथे प्रश्न में पूछ रहा है विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है. तो ध्यान देंगे जो विश्व सामाजिक मंच है उसका मुख्य एजेंडा जो है वो था नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा. जहां तक विश्व सामाजिक मंच की बात है तो इसका गठन पोर्टो एलेग्रो ब्राजील में 2001 में हुआ था. पोर्टो एलेग्रो ब्राजील 2001 में, और इसका एक मीटिंग भारत में भी बुलाया गया था. ठीक है, 2004 में जो इसका आयोजन भारत में हुआ था. तो ध्यान देंगे विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा क्या है, इसका मुख्य एजेंडा है नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेडियो तरंगे अवरक्त और एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या होगा. आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, वहीं हम लोगों को रेडियो तरंग, इंफ्रारेड और एक्सरे इन सबको फ्रीक्वेंसी के आधार पर सजाना है. तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें एक्सरे, फिर अवरक्त यानी इंफ्रारेड और फिर रेडियो तरंगें आएंगी. इसको अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ध्यान देंगे कि ये सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अगर इसको सजाने की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है गामा रे का होता है, उसके बाद एक्सरे का होता है, फिर अल्ट्रावायलेट का होता है, फिर विजिबल रेज का होता है, फिर इंफ्रारेड का होता है, फिर माइक्रोवेव का होता है और फिर रेडियो वेव्स का होता है. तो इस तरीके से हम लोग पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो एक्सरे है, फिर इंफ्रारेड है और रेडियो है प्रश्न के अनुसार. तो इसको अगर हम लोग सही तरीके से सजाएंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर निकल के आता है. अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है. तो जहां तक प्रौद्योगिकी दिवस का बात है तो इसे हम लोग टेक्नोलॉजी डे की भी कहते हैं. तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर जो है ये होगा परमाणु परीक्षण के सफल संचालन की घटना को मनाने के लिए. ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. तो ऑप्शन 1 भी देख लेते हैं. ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को सम्मान करने के लिए. तो इसके लिए देखिए हम लोग साइंस डे मनाते हैं 26 फरवरी को. ठीक है, साइंस डे कब मनाते हैं, 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं, और ये डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है. इसके अलावा एम विश्वेश्वरैया की जयंती जो है उसे हम लोग इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं और ये 14 सितंबर को मनाया जाता है.
इसके अलावा जो है परमाणु परीक्षण के सफल संचालन की घटना को मनाने के लिए हम लोग प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं और ये 11 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की सफल प्रक्षेपण की घटना को मनाने के लिए हम लोग जो है स्पेस डे मनाना शुरू किए हैं, ठीक है, और प्रतिवर्ष ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो ध्यान देंगे, जो हरित रसायन विज्ञान है उसमें रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है, इसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, 7 का ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लाला लाजपत राय को डैश नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब से संबंधित थे, इसलिए इन्हें शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, माफ कीजिएगा, इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करंट का स्रोत है? तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो डीसी करंट का सोर्स है। ध्यान देंगे कि ये लिथियम आयन बैटरी जो है मोबाइल फोन में प्रयोग की जाती है और ये डायरेक्ट करंट का एक सोर्स है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे बनती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के एक साथ भागीदारी से बनता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के एक साथ काम करने से बनती है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। छोटी दूरी पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक कौन सी है? तो इसे हम लोग ब्लूटूथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ का प्रयोग मोबाइल फोन को कम दूरी पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग इमल्सन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बाइनरी संख्या जो यहाँ निम्नलिखित दिया गया है, बाइनरी संख्या 1101, 1001, 1111 और 1011, तो इसमें कितने बाइट्स हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 4 बाइट्स हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न था। आपको बता दें कि ये बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जो कि 18 जुलाई को पूछा गया था और इसमें कुछ कंप्यूटर्स के भी प्रश्न रहते हैं, तो ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेटो डैश में अस्तित्व में आया? तो नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 अप्रैल 1949 को जो है ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें कुल मिलाकर अभी वर्तमान में 32 देश हैं। नवीनतम देश की बात करें तो स्वीडन जो है इसमें 32वां देश है, वहीं फिनलैंड इसका 31वां देश है। तो नेटो की कब अस्तित्व में आया है? तो ये अप्रैल 1949 में आया, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान देंगे, इसके बारे में जो स्टेटमेंट थर्ड है ऑप्शन सी, ये गलत है। इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। इसमें प्रोटॉन की नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट बी भी सही है। इसमें कहा गया है कि क्षार एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। तो क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, वहीं अम्ल जो है, अम्ल वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 मतलब ए, बी और डी ये सभी सही था और ऑप्शन सी जो था वो गलत था। हमसे गलत पूछा जा रहा था, इसलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिनक्स के सभी प्रोग्राम डैश के रूप में निष्पादित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया के रूप में यानी प्रोसेस के रूप में जो है निष्पादित होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑसिलेट क्या है? तो ऑसिलेट जो है एक अमेजन कंपनी के द्वारा बनाया गया क्वांटम चिप है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑसिलेट क्या है? तो अमेजन के द्वारा बनाया गया एक क्वांटम चिप है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का गुण है? केमिकल चेंज का गुण पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो केमिकल चेंज होता है इसके परिणाम स्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनता है केमिकल चेंज में। 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद जो है वो पेट्रोलियम है, परिष्कृत पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है? तो ध्यान देंगे कि ये जो अपवर्तनांक है, यानी इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ये जो है 1.5 होगा, ठीक है। और ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये कांच का होता है। हम लोग कुछ चुनिंदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर वैक्यूम की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वहीं एयर की बात करें, हवा की, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू 1 होता है, ठीक है। और वाटर की बात करें तो 1.33 है, कांच की बात करें तो 1.5 है। हमसे पूछा जा रहा है कि
अगर प्रकाश का वेग 2.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है ये समझ लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, दिए गए माध्यम में प्रकाश का वेग को हम लोग वैक्यूम में प्रकाश के वेग से जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ मान के चलिए हमें प्रकाश का वेग दिया जा रहा है 2.0 इंटू 10⁸ और अगर हम लोग वैक्यूम में प्रकाश का वेग की बात करें तो ये 10 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ और अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? CSV फाइलें डैश फाइलें होती हैं, ठीक है। तो CSV फाइलें जो है ये एक प्रकार की टेक्स्ट फाइलें होती हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइलें हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ध्यान देंगे कि बल जो है वो एक प्रकार से सदिश राशि है, वहीं द्रव्यमान, तापमान और ऊर्जा है ये अदिश राशि है, ठीक है। हमें सदिश पूछा जा रहा था तो बल जो है फोर्स वो सदिश राशि है। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग आगे डिराइव करेंगे तो आपको फोर्स जो है बल वो भी सदिश राशि मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अगर इसको करते हैं तो फोर्स जो है वो सदिश राशि है, ऐसा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी TERC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका उत्तर होगा डी, प्रधानमंत्री। ग्रोक क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ग्रोक क्या है? तो ग्रोक एक जनरेटिव AI टूल है। इसका विकास ट्विटर यानी एक्स कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। तो काफी चर्चा में रहा था ग्रोक जब जब ये इसको लॉन्च किया गया था, तो ये काफी चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान रखेंगे ग्रोक क्या है? ये एक जनरेटिव AI टूल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कह रहा है ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ध्यान देंगे भारत जो है इसमें शीर्ष पे है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत के स्कोर की बात करें तो 100 में 67 इसका स्कोर है। भारत जो है वो ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पुरुषों के एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य कर रहा है? तो ये बिहार में होगा। आपको बता दें कि बिहार के राजगीर में जो है वहां पर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया, उसी में पुरुष के एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। वहीं महिला एशिया कप हॉकी 2024 में आयोजित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संपीड़न और विरल किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये ध्वनि तरंगों से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगों से संबंधित है। 1 मेगाबाइट कितना होता है? तो 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है। यानी 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, C612, ठीक है। कार्बन का 12, 13 और 14 ये तीनों जो है एक समस्थानिक है। और C14 की जहां तक बात करें तो ये कार्बन डेटिंग में प्रयोग आता है, ठीक है। और इससे जो है हम लोग फॉसिल्स के उम्र का पता लगाते हैं, एज का पता लगाते हैं। तो समस्थानिक की जहां तक बात है तो ये ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो ध्यान देंगे नमकीन पानी जो होता है, सॉल्टेड वाटर, वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, स्काल्प मिसाइल को किसने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो जहां तक स्काल्प की बात है इसका विकास यूके और फ्रांस ने मिलकर किया है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। 32 कहते हैं, सरकार द्वारा खाद्य भंडारण डिपो का वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है डिपो दर्पण। ध्यान देंगे जो डिपो दर्पण है वो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल का विकास किया गया है, ठीक है। तो डिपो पोर्टल जो है डिपो दर्पण इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो पहले समझिए कि थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये भी थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीएस्टर जो है ये भी थर्मोप्लास्टिक, और नायलॉन ये भी थर्मोप्लास्टिक है। वहीं एपॉक्सी जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो एपॉक्सी होगा। हमसे गलत पूछा जा रहा था, तो ठीक है, इसका सही उत्तर एपॉक्सी होगा, ऑप्शन डी। 34 नंबर प्रश्न कहता है, यदि ए और बी नॉर गेट के इनपुट हैं तो इसका आउटपुट है, तो इसका आउटपुट A+B होगा, ठीक है। A डैश B डैश, इसका सही उत्तर होगा A+B।
क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय किसानों को एंड टू एंड कृषि सुविधाएं प्रदान करने वाला स्टार्टअप है? तो इसका नाम है डी हार्ट। ठीक है, डी हार्ट जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारे को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये तारों का जो समूह होता है इसको कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, हिंदी में से तारामंडल कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देती है? तो एक साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति रैम के द्वारा दी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा डैश थी? तो ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध ने जो अपने प्रवचन थे उसे पाली भाषा में दिया था। ठीक है, बीपीएससी में जो बौद्धिज्म है और गौतम बुद्ध वगैरह है इनसे काफी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये थीम जो है इसे हम लोग आगे अगले एग्जाम के लिए भी तैयार करके रखेंगे। ठीक है, अगला है, फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये हरित योग कार्यक्रम जो है वो आयुष मंत्रालय की पहल थी। ठीक है, और केंद्रीय राज्य मंत्री जो थे स्वतंत्र विभाग के, जिनका नाम है प्रताप राव जाधव, उन्होंने ये शुरू किया था। ठीक है, हरित योग कार्यक्रम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे सही पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, तरल या ठोस होने पर यह गहरा नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो तरल और ठोस होने पर गहरा नीला दिखाई देता है, ये सही है। वहीं जो ऑक्सीजन होता है ये एक कलरलेस, इसके अलावा इसका कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, और यह ज्वलनशील भी नहीं होता, बल्कि ये अग्नि को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो फायर को प्रोत्साहित करता है, कंबशन में हेल्प करता है। ओके, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 41 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए 42 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है? ठीक है, तो ये जो है आकाश का नीला रंग जो दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि टीपीएनडब्ल्यू वर्ष डैश में लागू हुई थी? तो ये जो है 2021 में लागू हुई थी। ठीक है, 2021 22 जनवरी 2021 से जो है ये संधि लागू हो गई है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका माप है? तो ये पानी में जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उसका माप करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा स्थिर विद्युत आवेश। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है, स्थिर विद्युत आवेश। इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर होगा इसकी क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान है, तो ये गलत है। ठीक है, इसकी क्रिस्टल संरचना जो है वो ग्रेफाइट के समान नहीं होती है। इसके अलावा अन्य स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, जैसे यह कार्बन परमाणुओं से बना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यह बिजली का खराब संवाहक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, हमसे गलत पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन डी जो है गलत है। ठीक है, इसकी क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान होती है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका आयोजन बॉम्बे में हुआ था। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 से 4 मई के बीच चलने वाले वेब्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। स्पार्टम जो है, पर इसमें सही युग्म पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो स्पार्टम जो है ये सही है, ये एक प्रकार का कृत्रिम स्वीटनर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है विंडोज को शुरू करने के लिए सेफ मोड डिफॉल्ट मोड है, तो नहीं, ये गलत है, स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डेटाबेस प्रोग्राम है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए हमारा ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमसे सही पूछा जा रहा था, तो इसमें से उपर्युक्त में से कोई भी नहीं सही है, इसलिए डी जो है इसका सही उत्तर होगा। वार्साई की संधि क्या है, किस प्रकार की संधि है? तो ध्यान देंगे, ये एक राजनीतिक गठबंधन था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 1919 में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो ये वार्साई संधि के
कारण हुआ था। कहीं ना कहीं वर्साई संधि ही जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनती है। एक ह्यूमिलिएशन जो है जर्मनी के साथ किया गया था। तो वर्साई संधि जो है एक प्रकार का राजनीतिक गठबंधन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो 50 प्रश्न थे जीएस के, उसे हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं और इससे 71st बीपीएससी का जो प्रश्न होगा, ठीक है, उसका भी एक माइंडसेट पता चल सकता है आपको कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। कमीशन किस प्रकार के प्रश्नों पे गंभीरता से सवाल पूछता है। ध्यान देंगे कि पीआईबी हो गया या जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, इसके अलावा दैनिक जागरण है, इन सब से जो है न्यूज़ पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और न्यूज़ मैगजीन्स हैं जैसे एडुटेरिया है, ठीक है, फिर हम लोग घटना चक्र का आई दृष्टि है, उत्कर्ष पब्लिकेशन का मैगजीन है, इन सबों को भी हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स में वीक महसूस करते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप हमारे उन प्ले लिस्टों को देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।